हेलो एवरीवन, अपना रिएक्शन पर आपका स्वागत है। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं उस वीडियो का टाइटल है प्राचीन इंडियन टेक्नोलॉजी जो आज लुप्त हो गई है, एंशिएंट टेक्नोलॉजी। तो ये जो चैनल है इनका नाम है गौरव ठाकुर। तो आप यहाँ पर जाकर और भी इनकी वीडियोस देख सकते हैं। अगर आप न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर जरूर कर दीजिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं कि हमारी जो इंडियन टेक्नोलॉजी थी वो कैसे लुप्त हो गई, ठीक है, और इसका क्या पीछे इसके रीजन था, तो देखते हैं। ठीक है, वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव और जरा ये सुनो। साल 1922 में जब रिसर्चर्स ने पहली बार मोहनजोदारो या यूं कहूं तो लाशों के ढेर नाम के इस जगह में एक्सकेवेशन किया था, तब उन्हें कई हाईली रेडियो एक्टिव कंकाल मिले थे। तो क्या इसका मतलब ये है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का अंत किसी नेचुरल कैलामिटी से नहीं बल्कि एक न्यूक्लियर या एटॉमिक बॉम्ब से हुआ था? वेल फ्रेंड्स, डोंट जंप इनटू कंक्लूजन्स। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये 100% फैक्ट है और ये भी नहीं कह रहा हूं कि 100% फैक्ट नहीं है। उसी की तो तहकीकात करनी है हमें। पर किसी भी न्यूक्लियर अटैक के लिए तो लगते हैं प्लेन्स टू ड्रॉप द बॉम्ब्स। तो क्या महर्षि भारद्वाज द्वारा विमान शास्त्र नाम के टेक्स्ट में बताए गए अनगिनत टाइप्स के प्लेन्स असल में एग्जिस्ट करते थे? अमेरिकन एरोस्पेस इंजीनियर ट्रैविस टेलर के त्रिपुरा विमान पर किए गए एक्सपेरिमेंट से तो यही साबित होता है कि उन टेक्स्ट में से कुछ डिजाइन्स एरोडायनामिकली स्टेबल थे। बट वेट अ मिनट, 70s और 80s के एक प्रोमिनेंट पिरामिड रिसर्चर स्लैश इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो पार ने अपने एक्सपेरिमेंट से यह प्रूव किया है कि एंशिएंट इजिप्शियंस पिरामिड इस तरह से बनाते थे कि हर 11 साल में उसका वजन ड्रास्टिकली घट जाता था, एज इफ ग्रेविटी ही उस जगह की गायब हो चुकी हो। तो क्या एंशिएंट इजिप्शियंस एंशिएंट इंडियन से भी आगे जाकर एक एंटी ग्रेविटी डिवाइस बना चुके थे? ये सभी हाई टेक्नोलॉजीज है। इन्हीं कुछ इंटरेस्टिंग सवालों के जवाब आज हम जानेंगे हमारे आज के इस वीडियो में, जिसका टाइटल है एंशिएंट टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया, इजिप्ट एंड अदर सिविलाइजेशंस। अब फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं ये पहले ही क्लियर करना चाहूंगा कि इसमें मैं आपको दो पर्सपेक्टिव्स प्रेजेंट करूंगा, एंशिएंट इंडियन टेक्नोलॉजी के सपोर्ट में भी और इसके एंटी भी, और मैं अपना ओपिनियन भी आपको बताऊंगा ताकि आपको एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग मिल जाए। बिकॉज़ आफ्टर ऑल इंटेलिजेंस इज नथिंग बट योर एबिलिटी टू लुक एट समथिंग फ्रॉम मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स। 16 जुलाई 1945, फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब माने जाने वाले रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने न्यू मैक्सिको के ट्रिनिटी टेस्ट साइट पर अपना न्यूक्लियर डेटोनेशन टेस्ट सक्सेसफुली होते ही भगवत गीता की एक लाइन कोट करते हुए कहा था, आई हैव अनलीस्ड द पावर ऑफ द यूनिवर्स। नाउ आई एम बिकम डेथ, द डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड्स। और जब टेस्ट के बाद उनको कॉन्फ्रेंस के दौरान पूछा गया कि क्या ये दुनिया का पहला न्यूक्लियर डेटोनेशन टेस्ट माना जा सकता है, तो उनका जवाब था यस, इन आवर टाइम्स। यानी इन दोनों ही स्टेटमेंट्स में ये साफ देखा जा सकता है कि ओपेनहाइमर शायद खुद भी ये मानते थे कि कोई तो और सभ्यता शायद थी जो एक एडवांस्ड सिविलाइजेशन थी, एंड मे बी उनका बोलना हो सकता है एंशिएंट इंडियन सिविलाइजेशन के बारे में। बट वेट, हमारे आज के मॉडर्न इंडियंस का तो कुछ और ही कहना है। उनके अनुसार तो ये एंशिएंट इंडियन नॉलेज सिस्टम्स के क्लेम सारे आउटलैंडिश या सिंपली कहूं तो सेंसलेस है। So let's find out, क्या एंशिएंट इंडियंस या फॉर दैट मैटर ऑल द एंशिएंट सिविलाइजेशंस इन जनरल सच्ची में इतने कमाल के थे और वो टेक्नोलॉजिकली हमसे भी ज्यादा एडवांस थे? हड़प्पा मोहनजोदारो वर्सेस हिरोशिमा नागासाकी। महाभारत के अनेकों चैप्टर्स में अलग अलग अस्त्रों शस्त्रों का उल्लेख किया गया है, जैसे कि नारायण अस्त्र, ब्रह्मास्त्र एटसेट्रा एटसेट्रा, और कुछ पैसेजेस में तो उनसे होने वाले डिस्ट्रक्शन को तक डिस्क्राइब किया गया है, जैसे कि ये एक आयरन थंडरबोल्ट जिसके कारण से 1000 सूरज जितना गर्म चमकीला धुआं और लपटें उठी थी। उसके प्रहार से सब कुछ इंस्टेंटली जल जाता था, टू द पॉइंट कि वो पहचाना तक नहीं जा सकता। उससे बाल बाल बचे लोग तुरंत खुद को और अपने इक्विपमेंट्स को पानी से वॉश करते थे ताकि इन्फेक्शन ना हो सके। अब इसके डिस्क्रिप्शन से क्या आपको किसी मॉडर्न डे वेपन की याद नहीं दिला रहा? कुछ ऐसा ही नजारा रॉबर्ट ओपेनहाइमर को 16 जुलाई के दिन अपने एटम बॉम्ब की टेस्टिंग के वक्त दिखा था, जिसकी वजह से उनके दिमाग में जो पहली चीज आई थी वो थी भगवत गीता, जो महाभारत का ही एक हिस्सा है।
अब महाभारत जो 3rd सेंचुरी में लिखी गई है उसमें इतने एडवांस टेक्नोलॉजी का उल्लेख होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। एंड शायद इसीलिए लोग कहते हैं कि व्यासा जिन्होंने महाभारत लिखा है वो अपने समय से काफी आगे थे। इनफैक्ट वो जमाना सिर्फ साइंस के मायने में नहीं बल्कि जिंदगी के दूसरे एस्पेक्ट्स जैसे कि पैसों के मामले में भी काफी आगे था। आई मीन यू बी शॉक्ड टू नो कि उस टाइम के लोग भी ट्रेडिंग और फाइनेंस में अलग लेवल के जुगाड़ू थे। इनफैक्ट ये सब तो कृष्ण भगवान ने खुद अर्जुन को एक्शंस के थ्रू सिखाया। जैसे कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेसन ये है कि कभी भी युधिष्ठिर की तरह ट्रेडिंग का गेम समझे बिना उसमें कूदो मत और अपनी बीवी और पूरे राज्य को तो कभी भी दांव पे मत लगाओ। नो आई नो इससे ये साबित नहीं होता कि ऐसा कोई वेपन एंशिएंट इंडियंस के पास मौजूद था, बट व्हाट इफ आई से कि हड़प्पा और मोहनजोदारो के रहवासियों की मौत कुछ वैसे ही हुई थी जैसे 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी में रहने वाले लोगों की हुई थी। यानी शायद उनके डेथ के पीछे का रीजन एटॉमिक बॉम्ब भी हो सकता है। साल 1922 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एक ऑफिसर रखलदास बंड्योपाध्याय को पहली बार मोहनजोदारो इस साइट का पता चला था, जिस शब्द का लिटरल मीनिंग है लाशों का ढेर। पर आखिर उसे ये नाम क्यों मिला? वेल 1922 के बाद जैसे इस पूरे एरिया में देश विदेश के आर्कियोलॉजिस्ट का आना जाना शुरू हो गया था, जिस दौरान उन्हें कई एक दूसरे के हाथ पकड़े कंकाल मिले, इंक्लूडिंग बच्चों के कंकाल। अब इसका एक ही मतलब स्ट्रॉन्ग बन रहा है कि उनकी मौत नेचुरल तरीके से नहीं बल्कि अचानक से हुई थी, क्योंकि ऐसे हाथ पकड़े हुए कोई डरा हुआ इंसान ही मर सकता है, राइट? क्योंकि जब हम डर जाते हैं तो हम एक दूसरे के हाथ पकड़ लेते हैं, एटलीस्ट फैमिलीज, बच्चे और लवर्स। जब इस विषय में और गहराई से छानबीन हुई तब कुछ रशियन साइंटिस्ट को पता चला कि इन कंकालों में से एटलीस्ट एक कंकाल ऐसा था कि मानो उसकी मौत किसी नेचुरल रेडिएशन एक्सपोजर के मुकाबले 50 गुना ज्यादा रेडिएशन एक्सपोजर से हुई थी, जिसका जिक्र एक रशियन हिस्टोरियन अलेक्जेंडर गोर्बोव्स्की ने अपनी 1966 की किताब रिडल्स ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री में भी किया है। साथ ही अन्य रिसर्चर्स को वहां कई पिघले पत्थर और हरे कांच के टुकड़े भी मिले जो यूजुअली न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स के वक्त सैंड के हीट होने से बनते हैं। मतलब बेसिकली ये सारे सबूत बस एक ही चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं कि उस वक्त की सभ्यता में शायद कुछ तो अजीबोगरीब चीजें चल रही थी। हो सकता है कि वो एटम बॉम्ब जैसे घातक वेपन्स यूज करते थे और शायद उसी की वजह से उनकी जान गई। लेकिन इस पूरे रहस्य में एक और एक रहस्य जो अनआंसर्ड है वो ये है कि अगर किसी ने मोहनजोदारो और हड़प्पा पर न्यूक्लियर या एटॉमिक बॉम्ब गिराया था तो उसने किसी हवाई जहाज से ही गिराया होगा। सो इस टेक्नोलॉजी में उस वक्त के लोग कहां लाया करते थे? Which brings us to the next point, राइट ब्रदर्स की रॉन्ग कहानी। राइट ब्रदर्स की रॉन्ग कहानी सुनने से पहले मैं आपको अपना पर्सपेक्टिव बताना चाहूंगा, जो ये है कि जस्ट बिकॉज़ हमें लाशों के ढेर मिले हैं जो एक्सट्रीम हीट से मरे थे, इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि न्यूक्लियर बॉम्ब भी उसके पीछे वजह है। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जैसे कि वॉर, मैसिव फायर और इवन एस्ट्रॉयड इंपैक्ट। और रही बात रेडिएशन की, तो अगर आप न्यूक्लियर रिसर्चर मेनियॉर्ड की न्यूक्लियर रेडिएशन पर रिपोर्ट पढ़ो तो उनके हिसाब से रेडियो एक्टिव एक्टिविटी एक नॉर्मल इंसान में 0.13 से 1.03 माइक्रो सी पर ग्राम एश ये वैल्यू होती है, विद द मीन वैल्यू ऑफ 0.38 माइक्रो सी पर ग्राम एश। और उतना ही एग्जैक्टली वहीं पर भी पाया गया था एक्सकेवेशन साइट्स पर। बट ये राइटर्स लेबेडिंस्की और नेफेडोव ने कैसे रॉन्गली इंटरप्रेट करके 50 टाइम्स ज्यादा बता दिया, ये मेरे पल्ले नहीं पड़ा। एंड फाइनली दुनिया में कितने प्लेसेस हैं जहां रेडियो एक्टिव लेवल हाई है? जैसे केरला के कई रीजन्स का एग्जांपल ले लो जहां डिपॉजिट्स ऑफ मोनाजाइट और थोरियम ओर है, वहां पे रेडियो एक्टिविटी लेवल काफी हाई। इन पॉसिबिलिटीज को डिस्काउंट करके एंशिएंट न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बता देना इज जस्ट एक्सट्रीम स्पेक्यूलेशन and not a fact. Now let's move on to Wright brothers की wrong कहानी। अक्टूबर 11, 1988 इटालियन साइंटिस्ट रॉबर्टो पिनोटी बैंगलोर में चल रहे वर्ल्ड स्पेस कॉन्फ्रेंस में अन्य फॉरेन रिसर्चर्स को एड्रेस कर रहे थे, जिस दौरान वो उन्हें यह समझा रहे थे कि क्यों एंशिएंट इंडियंस एयरक्राफ्ट के मामले में बाकियों के मुकाबले बहुत आगे थे और क्यों उनके विमान या एयरक्राफ्ट के अनगिनत कॉन्सेप्ट्स को दुनिया ने सीरियसली लेना चाहिए। उन्होंने सभी को यह याद दिलाया कि सतयुग से कलयुग तक इंडिया में ऐसे कई टेक्स्ट लिखे गए हैं जिनमें अलग अलग तरह के एयरक्राफ्ट्स का जिक्र हुआ है। इनफैक्ट विमान शास्त्र नाम का एक टेक्स्ट जिसके बारे में कहा जाता है कि वो पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य के पिता महर्षि भरद्वाज द्वारा लिखा गया ज्ञान है, उसमें भी कई अलग अलग तरह के एयरक्राफ्ट्स का जिक्र किया गया है, जिसकी मदद से ऐसा कहा जाता है कि मुंबई के जे स्कूल ऑफ आर्ट्स के एक टीचर शिवकर बापूजी तलपड़े ने राइट ब्रदर्स से 8 साल पहले साल 1895 में एक एयरक्राफ्ट बना भी लिया था।
लेकिन वो बस 1500 फीट तक ही ऊपर उड़ पाया, जिसके बाद वो नीचे ढह गया। ऐसा कहा जाता है कि इस इंसिडेंट के बाद ब्रिटिशर्स ने इस प्रोजेक्ट के स्पॉन्सर यानी किंग ऑफ बड़ौदा सयाजी राव गायकवाड़ से अपना सपोर्ट वापस लेने का हुक्म दिया था। सो क्या इसका मतलब ये है कि इंडियंस वर द फर्स्ट टू फ्लाई अ प्लेन? वेल, आई डोंट नो, ये सच भी हो सकता है और नहीं भी, क्योंकि इंडियंस के अलावा भी ऐसे कई इजिप्शियंस और साउथ अमेरिकन सभ्यताएं रही है जिनके द्वारा बनाए गए आर्टिफैक्ट्स किसी प्लेन से मेल खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, with delta wings, vertical stabilizers and horizontal elevators. अब अगर मैं बात करूं अपने ओपिनियन की, तो आई डोंट थिंक मॉडर्न प्लेन्स को विमान शास्त्र से कुछ खास हेल्प मिली होगी, क्योंकि वो किताब मैकेनिकल साइंस बिहाइंड एयरप्लेन्स को तो एक्सप्लेन ही नहीं करती, बस फिक्शनल आइडियाज को प्रेजेंट करती है। और ऐसे में अब आज की तारीख का एग्जांपल ले लो, आज हम टाइम मशीन्स के ऊपर कितनी फिक्शनल बुक्स पढ़ते हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं हो जाता ना कि हम कह सकते हैं टाइम मशीन का आविष्कार 2020 में ही हो गया था। एक्चुअली बहुत सारे इश्यूज तब होते हैं जब हमें एक्चुअली पता नहीं होता कि बुक्स में लिखा क्या गया है, क्योंकि हम एज्यूम करते हैं कि अगर किसी एंशिएंट ऋषि ने लिखी हो वो बुक तो उसमें सारे सवालों का जवाब होगा। बट मेरे रिसर्च के अकॉर्डिंग मैंने 99% टाइम्स ये पाया है कि ऐसा नहीं होता है। साथ ही तमिलनाडु के अराउंड 2000 साल पुराने तिरुमलाई जैन टेम्पल से जुड़ी एक गुफा में लोकली चक्र विमान बुलाया जाने वाला एक एंशिएंट 3D डायग्राम भी है, जो किसी भी एंगल से एक धार्मिक ड्राइंग नहीं बल्कि किसी टेक्निकल ब्लूप्रिंट की तरह नजर आता है। काइंड ऑफ लाइक द टॉप व्यू ऑफ सम काइंड ऑफ अ मशीन, जिसमें फैंस या रोटर्स भी लगे हैं और कुछ आर्क्ड या क्रेसेंट मैग्नेट्स भी, जो यूजुअली इलेक्ट्रिक मोटर्स में देखने को मिलते हैं। और ये सब मिला किस टेम्पल में? जैन टेम्पल में, जिसके सबसे मुख्य डीटी यानी लॉर्ड वर्धमान महावीर, जो एक पुष्प उतारा नाम के एयरक्राफ्ट से पृथ्वी पर आए थे, और इसीलिए उन्हें और उनके साथ आए अन्य डीटीज को विमानवासी कहा जाता है। नाउ हो सकता है कि ये सभी बस मिथोलॉजिकल स्टोरीज हो और हम उन्हें इस तरीके से एसोसिएट कर रहे हैं, काइंड ऑफ लाइक कंफर्मेशन बायस, लेकिन जैसे कि हम जानते हैं जब कई एंशिएंट इंडियन, ग्रीक, इजिप्शियन, चाइनीज और ऐसे सिमिलर सभ्यताओं ने लाइट की स्पीड, डायमीटर ऑफ अर्थ, सर्कमफरेंस ऑफ अर्थ, पृथ्वी से सूरज तक का डिस्टेंस एटसेट्रा जैसी एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीजों का लगभग पता लगाया था, वो भी कई हजार साल पहले, तो क्या वो इतने इम्प्रैक्टिकल और प्रिमिटिव थे कि एक एयरक्राफ्ट का वर्किंग मॉडल बनाना उनके बस में नहीं था? वेल, कुछ लोगों का तो ये मानना है कि वो सिर्फ उड़ान नहीं बल्कि ग्रेविटी तक को चकमा देने लग गए थे। वेल, मैं अपनी बात करूं तो मेरे हिसाब से बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज है और सुनने में बहुत एंटरटेनिंग भी है, लेकिन ऑब्वियसली फैक्ट पर बेस्ड नहीं है, एंड इसीलिए आई डोंट इवन थिंक दिस रिक्वायर्स एनी प्रूफ टू डिसप्रूव, बिकॉज इट वाज नॉट इवन प्रूव्ड इन द फर्स्ट प्लेस। Which brings us to the next point. Pyramids are anti-gravity devices. इन द सेकेंड हाफ ऑफ 20th सेंचुरी यानी अराउंड 1977 से लेकर 1990s तक एक बहुत ही प्रोमिनेंट पिरामिड रिसर्चर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो पार ने द ग्रेट पिरामिड के साथ साथ कई अन्य पिरामिड्स पर अनगिनत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और रेडियो एक्टिविटी के मेजरमेंट्स किए, वो भी ऑलमोस्ट 2 दशकों तक। इन एक्सपेरिमेंट से उन्हें यह पता चला कि जो पिरामिड का शेप होता है ना, अगर वैसे शेप का कोई ऑब्जेक्ट किसी ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड और आयोन्स के बीच रहकर घुमाया जाए तो उस ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द एक इनविजिबल सी फोर्स फील्ड बन जाती है, जिसे उन्होंने नाम दिया द ऑर्ब। ये ऑर्ब इतना पावरफुल होता है कि संसार की कोई भी रेडिएशन या फोर्स उसे अपने फुल पोटेंशियल से पेनिट्रेट नहीं कर सकती, यहां तक कि ग्रेविटी भी नहीं। उनकी रिसर्च से सामने आया कि हर पिरामिड के आसपास एक ऑर्ब जरूर होता है, फर्क बस इतना होता है कि उसकी बाकी फोर्सेस और रेडिएशंस को रिफ्लेक्ट करने की शक्ति सूरज के 11 इयर्स सनस्पॉट साइकिल पर डिपेंडेंट होती है। सनस्पॉट साइकिल यानी वो साइकिल जिसमें हर 11 साल में सूरज के मैग्नेटिक पोल्स फ्लिप होते हैं और उस दौरान सूरज से भारी भरकम आयोनिक रेडिएशंस बाहर फेंके जाते हैं। इनफैक्ट यही वजह भी है कि जो पार ने अपने टेस्ट पिरामिड्स को टेस्ट करने के लिए ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड और आयोन्स फेंकने वाले आयोन ट्रांसड्यूसर मशीन का इस्तेमाल किया था। अपने इन 2 दशकों तक चले अराउंड 55 एक्सपेरिमेंट से जो बात सबसे शॉकिंग लगी कि उनके एक्सपेरिमेंट के दौरान उसके टेस्ट पिरामिड्स का वजन ऑलमोस्ट 5 ग्राम तक कम हो जाता था और वो अपने आप को ओरियन कॉन्स्टेलेशन के बेल्ट में मौजूद 3 स्टार्स की ओर पॉइंट करने लगते हैं, which are the same stars जहां द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा पॉइंट करता है। जो का कहना था कि बिकॉज जब ये ऑर्ब अपनी मैक्सिमम पावर पर होता है तब उसके अंदर की चीजें हल्की हो जाती है। इसका ये मतलब हो सकता है कि ये पिरामिड उस वक्त तक एक अलग डिमेंशन के थ्रू ट्रैवल करके ओरियन कॉन्स्टेलेशन तक पहुंच जाता है, जो इंटरेस्टिंगली एंशिएंट इजिप्शियंस का एक सॉर्ट ऑफ ऑब्सेशन हुआ करता था।
अब वो बात अलग है कि समय के साथ ये ऑब्सेशन और उनकी सभ्यता दोनों ही खत्म हो गई, लेकिन क्या समय के मामले में सिर्फ आज के मॉडर्न लोग ही आगे हैं? अब यहां पर भी मुझे एक्सट्रीम स्पेकुलेशन ही दिखाई दे रहा है। पहले तो इस पिरामिड रिसर्चर के वर्क को अभी तक किसी ने कंफर्म नहीं किया है, और अगर इसके कुछ बेसिक फाइंडिंग्स सही भी हुए, फिर भी एक डायमेंशन के थ्रू ट्रैवल करके ओरियन कॉन्स्टेलेशन तक कैसे पहुंच जाए या इवन इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन कर पाए, इसके पीछे कोई लॉजिकल साइंस नहीं लगता है। वरना क्वांटम मैकेनिक्स वाले सारे साइंटिस्ट तो इसी पर रिसर्च कर रहे होते। दिस इज जस्ट अ स्पेकुलेशन एंड विशफुल थिंकिंग। कोई भी साइंटिफिक प्रिंसिपल नहीं है जो इस मैकेनिज्म को बैकअप कर सके। अगर आपके हिसाब से है तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। आई वुड लव टू सी दैट। द क्लॉक ऑफ द सोलर सिस्टम। साल 1900 में कुछ ग्रीक फिशरमैन को स्पॉन्जेस की फिशिंग करते वक्त समुद्र की गहराइयों में एक रोमन कार्गो शिप का टूटा हुआ मलबा पड़ा मिला, जिसमें कई सारे बेशकीमती चीजें मिली जो समुद्र के नीचे पड़े पड़े ऑलमोस्ट सड़ चुके थे। इन्हीं सारी चीजों में से एक था ये आर्टिफैक्ट, जो करीब 2000 साल पुराना था और उसमें किसी घड़ी की तरह कई गेयर्स लगे थे। जब एक इंग्लिश फिजिसिस्ट डेरिक डे सोला प्राइस ने इन गेयर्स को एक्सरेज की मदद से स्टडी किया, तो वो इस नतीजे पर पहुंचे कि ये 30 गेयर्स वाला डिवाइस असल में किसी एंशिएंट एस्ट्रोनॉमिकल कंप्यूटर की तरह हुआ करता होगा, जिसका काम था हमारे सूरज, चांद, प्लैनेट्स की पोजीशन बताना। नाउ ऑब्वियसली पहले इसमें कई पुर्जे हुआ करते होंगे, लेकिन एक चीज जो आई थिंक हम मिस कर रहे हैं वो है बैटरीज। साल 1936 में इराक के कैपिटल बगदाद में एक नई रेलवे लाइन बिछाते वक्त वहां के वर्कर्स को एक 2000 साल पुराना 13 सेंटीमीटर ऊंचा ओवल क्ले जार मिला था, जिसके अंदर एक कॉपर सिलेंडर था और उसके भी अंदर एक आयरन रॉड। जब इस एंशिएंट आर्टिफैक्ट की छानबीन हुई, तब उसमें यह सामने आया कि इसके कॉपर सिलेंडर पर एसिड कोरोजन के मार्क्स थे और जार की ओपनिंग पर एस्फॉल्ट या डांबर के फ्रैगमेंट्स थे, व्हिच मींस कि उसमें किसी तरह का एसिड भी डाला जाता होगा। नाउ ये सारी चीजें आपको मॉडर्न डे में किस चीज में देखने को मिलती है? लिखिए अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में अगर आपको पता है इस सवाल का जवाब। अब फ्रेंड्स, मैं अगर अपना ओपिनियन बताऊं तो इंसानी दिमाग नेचुरली पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करने और प्रेडिक्शंस करने के लिए हार्ड वायर्ड है। कई बार वो पैटर्न्स रियलिटी में सच होते हैं और कई बार वो सच नहीं होते, लेकिन हम उन पैटर्न्स में सच्चाई ढूंढ लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको आसमान में चेहरा दिखाई दे तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो चेहरा सच में वहां आसमान में है या उसके पीछे कोई डीप रीजनिंग है। जस्ट उस पैटर्न के बेसिस पर आप अपना दिमाग चला रहे हो। इस टेंडेंसी को पैराइडोलिया भी कहते हैं, और इसीलिए विदाउट प्रॉपर साइंटिफिक प्रूफ किसी भी चीज को मानना रैशनल थिंकिंग नहीं होती, बिकॉज आपका माइंड और आपके सेंसेस आपके साथ कितने गेम्स खेल सकते हैं। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना। और ना फ्रेंड्स, जाने से पहले डिस्क्रिप्शन लिंक में दिए हुए कॉइन स्विच कुबेर ऐप को डाउनलोड करना मत भूलना। 100 रुपीज वर्थ ऑफ बिटकॉइंस आप फ्री में पा सकते हो। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। बाय द वे फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूंगा इस वीडियो में 2 पर्सपेक्टिव्स है कि सब एंशिएंट इन्वेंशंस हो भी सकते हैं और नहीं भी, बट जो खोजें हमने की है वो डेफिनेटली काफी शॉकिंग जरूर है। With that said, see you in another video. Till then, as always, stay curious, keep learning and keep growing. Jai Hind. तो वीडियो यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। जैसे कि इसमें बताया कि प्राचीन इंडियन टेक्नोलॉजी जो कि आज पूरी तरीके से लुप्त हो चुकी है, एंशिएंट टेक्नोलॉजी। तो जो पुरानी हमारी प्राचीन, आप जब साउथ के मंदिरों में जाते हैं ना तो आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलती हैं कि जो आज से कई साल, मतलब ज़्यादा नहीं तो 1000-2000 साल पुराने जो मंदिर हैं उसमें वो सारी आपको चित्रकारी मिलेगी और आप कहोगे कि ये तो आज मतलब इतनी पहले कैसे पॉसिबल था ये। जैसे मैंने एक उसमें साउथ के में एक पिक्चर देखी थी जिसमें एक लेडी जो होती है उसके हाथ में एक आईफोन, मतलब फ़ोन होता है, और वो ऐसा लग रहा है जैसे किसी से बात कर रही हो। एक पिक्चर वो थी जिसमें वो लैपटॉप वगैरह जो आजकल रहते हैं ना, आईपैड जो होते हैं उस पर कुछ लिख रहे होते हैं इस तरीके से। और एक पिक्चर मैंने वो देखी थी जिसमें शर्ट पहन के रखते हैं। तो वो क्या है कि इतनी सारी चीज़ें जो कि पहले कैसे लोगों को पता था। और अच्छा, ये इन्होंने जैसे बताया है कि जो प्राचीन जो पहले जो वक्त था उस वहाँ तब भी मतलब टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा हाई थी। जैसे कि मोहनजोदाड़ो का नाम लेते हैं ये, जिसमें बहुत सारे कंकाल मिले थे और उन कंकाल को ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने अटैक किया हो, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि जैसे जब किसी कोई अटैक करता है तो जैसे सभी एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं, डरे हुए होते हैं, तो कुछ इस तरीके के वो मिले थे।
जैसे आप उसमें बता सकते हैं जब अमेरिका ने जब अटैक किया था उसके ऊपर, जापान के ऊपर, तो बहुत ही ज़्यादा इससे पूरा का पूरा शहर साफ हो गया था, तो इस तरीके से। और जो शास्त्र वगैरह जो होते हैं, जब इनको पढ़ते हैं तो उसमें लिखा भी रहता है, जो पुराने जो है ना सारे स्क्रिप्चर जो भारतीय हैं हिंदुइज्म के, और कोई तो पता नहीं हिंदुइज्म के, जिसमें लिखा हुआ है कि जो इस तरीके के इस ब्रह्मास्त्र और ये इतने सारे वो अस्त्र शस्त्र से कि मतलब क्या बोलते हैं, जिससे सिर के बाल भी उड़ जाते हैं, मतलब जो आजकल के बिल्कुल जो सेम है बिल्कुल वही, इतना ही हार्म करते हैं, इतना ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। और जो एक साइंटिस्ट थे जो कि भगवत गीता से मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए थे, और जब उन्होंने परमाणु बम बनाया था तो उनको जब उनसे पूछा गया कि परमाणु बम के बारे में, तो उनको लगा, उन्होंने कहा कि ये मतलब उनका कहने का मतलब ये था कि ये पहले भी बनाए जा चुके हैं, क्योंकि उसमें जो लिखा हुआ था उन्होंने वही रिपीट किया था। अब जैसे वो क्या बोलते हैं, अभी विमान शास्त्र में भी बताया जाता है कि विमान शास्त्र, अब उसमें विमान के बारे में बता रखा है। जो भारत के जो मंदिर हैं, साउथ के मंदिर हैं, नॉर्थ के तो सारे तोड़ दिए थे तो वहाँ तो कोई प्रूफ है नहीं कुछ ज़्यादा, लेकिन साउथ के मंदिरों में अभी भी प्रूफ हैं। तो वहाँ पे कुछ ऐसी पिक्चर्स बनी हुई हैं जैसे विमान से रिलेटेड होती हैं, जैसे विमान का जो पहिया, वो जो गोल गोल चक्र टाइप का जो होता है उससे रिलेटेड होती हैं। तो ये सारी चीज़ें मतलब पहले भी ये सारी चीज़ें थी, ठीक है। और एक राइट ब्रदर्स का बताया था इन्होंने कि राइट ब्रदर्स ये बताते हैं कि भाई इससे पहले तो विमान थे ही नहीं, और राइट ब्रदर्स ने इन्होंने विमान को उड़ाया है। लेकिन जब वो इससे पहले जो भारत के तल पड़े थे, क्या नाम था उनका, उन्होंने विमान को विमान शास्त्र से बाकायदा मिलके वो बनाया था। और जो अमेरिका के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने भी पता नहीं कौन सा विमान था वो बनाया था, मतलब जो उसमें जो शास्त्र में उनमें जो लिखी हुई थी बुक्स में, उसी हिसाब से बनाया था विमान शास्त्र से पढ़ के। तो इससे प्रूफ तो होता है कि जो एंशिएंट जो पुरानी जो सभ्यताएं थी वो भी काफ़ी हाई टेक थी, मतलब काफ़ी टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल की थी, ठीक है। वो अलग बात है कि जब वैसे भी जब सभ्यताएं बहुत ज़्यादा हाई टेक हो जाती हैं या फिर बहुत ज़्यादा साइंस का लेवल जब बढ़ जाता है तो उसके बाद में युद्ध ही होते हैं, और युद्ध होने के बाद में सब कुछ तहस नहस हो जाता है, ठीक है। अगर मान लो अगर अब तीसरा विश्व युद्ध होने लगता है अभी कुछ टाइम बाद, तो क्या है पूरी पृथ्वी सी ही नष्ट हो जाएगी, क्योंकि कुछ बचेगा ही नहीं, क्योंकि हर किसी देश के पास में इतने ज़्यादा परमाणु बम है कि एक परमाणु बम ही पूरे के पूरे शहर को ख़त्म कर देता है, और उससे ज़्यादा बड़ा पोर्शन तो जाहिर सी बात है कि हर देश के पास में, भारत के पास, पाकिस्तान के पास में, औरों के पास में, तो इतने परमाणु बम है, जब तहस नहस होते हैं तो सब कुछ ख़त्म हो जाते हैं, और फिर दोबारा से बैलगाड़ी स्टार्ट हो जाती है। फिर लगता है, फिर अगर कोई बात भी करता है तो विश्वास नहीं करते इन सब बातों पर कि ऐसा भी कभी हुआ था, ठीक है। लेकिन ऐसा ये पृथ्वी पे जाने कितनी बार इस तरीके से ये सब साइकिल मतलब रिपीट हो चुकी है, कितनी बार ये सभ्यताएं नष्ट हो चुकी हैं। अब जैसे इन्होंने बताया था, उसका बताया था एक, जब वो कुछ काम कर रहे थे तो एक वो मिलती है जिसमें वो क्या बोलते हैं, जिसमें ये नहीं होता, जिसमें लाइट क्या बोलते हैं, उसमें लाइट वगैरह का किस तरीके से बिजली बनती है, तो वो सारी कॉपर, फिर उसके अंदर आयरन वगैरह, तो ये सारी चीज़ें मिली हुई थी। तो वो 2000 साल पुरानी थी। और एक समुद्र की बताते, जब वो नीचे जाते हैं उसमें, तो उनको एक ऐसी दिखती है मशीन वगैरह, जैसे कोई घड़ी की मशीन हो, कुछ इस तरीके से बनी हुई थी। तो आज से काफ़ी साल पुरानी, जब उसको जब करते हैं ना, डिटेक्ट करते हैं, तो वो काफ़ी पुरानी निकली थी। और इसी तरीके से जब आप साउथ के मंदिरों को देखोगे ना, तो उसमें भी जो भगवान जी हैं हमारे, वो किसी मशीन को लेके खड़े हुए हैं, मतलब जैसे आशीर्वाद देते हैं तो एक हाथ में उनके वो भी है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस टाइम पे भी हुआ करती थी ये सारी चीज़ें। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो इतने बड़े बड़े मंदिर हैं, बिना मशीनरी से तो पॉसिबल ही नहीं है ये बनने। कैलाश का मंदिर ले लीजिए आप, बिना मशीन के, बिना उसके हाई टेक्नोलॉजी के बिना तो पॉसिबल ही नहीं है। क्या उनके वो छुरियों से, उससे क्या बोलते हैं, हथौड़ों से थोड़ी ना बन जाएगा वो, ठीक है। और भी बहुत सारे मंदिर हैं साउथ में, और इतनी अच्छी उनकी कारीगरी है, बिना मशीनों के, बिना टेक्नोलॉजी के, इन सब चीज़ों के बिना बनना तो पॉसिबल ही नहीं है। तो सभ्यताएं थी, पहले भी थी, ठीक है ना। वो धीरे धीरे मिट गई या लुप्त हो गई, वो जो भी रीज़न रहा था, ठीक है। और हमारे तो इसमें वर्णन भी है विमान शास्त्र का, ये क्या बोलते हैं, हमारे जो विमान शास्त्र है, इसमें विमान किस तरीके से बनाए हैं उसका भी वर्णन है। तो मुझे इस चीज़ के ऊपर ट्रस्ट है कि ये सारी चीज़ें पहले भी हो चुकी हैं, ठीक है। और आप बताएगा आपका क्या, मतलब आपकी क्या सोच है, ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं या फिर ये मिथ है या फिर ये गलत है।
ठीक है, मुझे तो ऐसा ही लगता है कि ये जो आपकी जो सभ्यताएं आज हैं काफ़ी हाईटेक हैं, तो उससे भी ज़्यादा हाईटेक पहले भी थी। आप अपने विचार दीजिएगा कमेंट सेक्शन में और बताएगा आपको कैसा लगा हमारा रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय श्री